Dear students, now we'll study naive Bayes algorithm. This is one of the important classification algorithms among the series of various classification algorithms. इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नैव बेस एल्गोरिदम में कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो उसको एक दावेदार बनाते हैं एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम बनाने के लिए। नैव बेस एल्गोरिदम में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ नैव एंड बेस। नैव का मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ फीचर्स, मीन्स जो भी हमारा डेटा रहेगा उसमें जितने भी फीचर्स रहेंगे, अगर हमारा एक डेटा है जिसमें 3 फीचर्स हैं तो वो तीनों के तीनों फीचर जो है इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उनके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंसी होने से ये मॉडल बिल्कुल भी एफिशिएंटली बिहेव नहीं करेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, हम नैव बेस को, नैव जिसका मतलब हिंदी में होता है अनजान, और हम इसको बोल सकते हैं कि फीचर्स जो होंगे किसी एक डेटा पॉइंट के वो आपस में नोन नहीं होंगे, पहचान वाले नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बेजियन थ्योरम। तो हम बेस थ्योरम, जिसको बेजियन थ्योरम भी बोलते हैं, उसको भी इसमें देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। सो अब हम बात करते हैं कि नैव बेस एल्गोरिदम एक्चुअली बेस में कैसे काम करती है। तो वी कैन डिफाइन दिस एल्गोरिदम एज a probabilistic classifier which is completely based on Bayes theorem। और Bayes theorem का एक strong assumption है कि सारे के सारे जो फीचर्स हैं किसी डेटा पॉइंट के that should be independent from each other। तो ये इसका पहला assumption है। इसमें एक और assumption आता है, वो ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए डेटा का, it should be normal distribution। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, उसके आधार पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ही ये एक अच्छा जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा सेट का सैंपल दिया गया है। वी आर हैविंग सम स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हैं जॉन से टॉम तक, एंड वी आर हैविंग फीचर्स। हमारे पास 5 फीचर्स हैं, लाइक्स स्पोर्ट्स, लाइक्स म्यूजिक, लाइक्स वीडियो, लाइक्स रीडिंग एंड लाइक्स आर। तो दीज आर द 5 फीचर्स। अब जो नैव बायस है वो बोलता है कि ये जो पांचों के पांचों इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो एक का प्रेडिक्शन करने के लिए दूसरा कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो ये सैंपल है एक डेटा सेट का। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेस थ्योरम। Bayes theorem is based on the conditional probability. Actually, it helps us to update our beliefs about the likelihood of occurrence of an event. अगर कोई इवेंट हो रही है या होने जा रही है विद रिस्पेक्ट टू जो इवेंट हो चुकी है, तो उसके बिलीफ को हमारा अपडेट करती है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में हमारा, हम बोल सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट गेस लगता है अबाउट द न्यू डेटा पॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हैं बेस थ्योरम का फॉर्मूला है जो कि लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। जो लाइन है वो गिवन को डिनोट करती है, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसका मतलब है कि हम यहाँ देखेंगे ए की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि पहले से हो चुका है। तो इसको जब हम लोग कॉम्पोनेंट के आधार पर देखते हैं तो वी कैन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जिसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड, प्रायोर एंड एविडेंस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लाइकलीहुड क्या होगा, लाइकलीहुड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हैपनिंग गिवन दैट द इवेंट ए हैज अकर्ड। सो वी कैन से कि ये हमारे पास्ट की प्रोबेबिलिटी है, पास्ट का रिकॉर्ड है कि अब तक कब कब ऐसा हो चुका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुई है, बी हैपन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द हैपनिंग ऑफ ए। तो दिस इज नोन एज लाइकलीहुड, लाइकलीहुड और लाइकलीहुडनेस। सेकेंड पार्ट इसमें आता है प्रायोर। प्रायोर हमारा कहलाता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग बिफोर कंसिडरिंग एनी एविडेंस। अगर हमारे पास बी का कोई एविडेंस भी नहीं है तो ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी प्रायोर प्रोबेबिलिटी होती है। और लास्ट कंपोनेंट इस फॉर्मूले का है एविडेंस।
ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हैपनिंग रिगार्डलेस ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए नहीं हो रहा है तब इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है। और यहाँ पे अगर बेस थ्योरम को हम देखें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो एक इवेंट को शो कर रहा है। और हमारे केस में व्हेन वी टॉक अबाउट नेव बेस क्लासिफायर, तो उस केस में जो हमारा ये एविडेंस है और जो हमारा डेटा पॉइंट है, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि उसमें हमारे पास 5 फीचर्स थे, लाइक्स वाले हमारे पास स्पोर्ट्स से लेकर आर्ट तक हमारे पास 5 फीचर्स थे। तो ये 5 फीचर्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक इवेंट के जो 5 फीचर्स हैं इसको हम लोगों को इस फॉर्मूले में इंप्यूट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। हम लोग इसको आगे देखेंगे। सो ये क्या है हमारे पास बेस थ्योरम का फॉर्मूला जो कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक डेटा सेट है। नाउ वी कैन implement this naive Bayes classifier using the data set. Let's say this is the data set related with the label having spam and not spam emails. तो हमारे पास यहाँ पे 2 फीचर हैं, एक फीचर का नाम है ऑफर और सेकंड फीचर का नाम है फ्री। इट मीन्स कि ऑल दोज ईमेल्स जहां पे हमें ऑफर नाम का वर्ड आता है, ये शब्द आता है, या फिर जहां पे फ्री शब्द आता है, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पैम हो सकते हैं या स्पैम नहीं हो सकते। सो दिस डेटा सेट इज गिविंग अस 2 लेबल्स, स्पैम एंड नॉट स्पैम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। नाउ हम लोगों के पास फीचर्स हैं, हम लोगों के पास लेबल्स हैं। हम अब देखेंगे हाउ वी कैन गो फॉर द बेसियन थ्योरम टू कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ द बेस थ्योरम, बेस क्लासिफायर। सबसे पहला पार्ट है ट्रेनिंग ऑफ द नेव बेस क्लासिफायर। ट्रेनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वी हैव टू गो थ्रू द एंटायर डेटा सेट जो भी हमें ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल हुआ है, उसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस देखने हैं। सो वी विल कैलकुलेट द प्रायोर प्रोबेबिलिटी जो उस फॉर्मूले में हमारे पास गिवन थी। हम प्रायोर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे स्पैम की भी और नॉन स्पैम की। अगर आप इस डेटा सेट में ध्यान से देखें तो हमारे पास स्पैम होने के चांसेस जो हैं या फिर प्रोबेबिलिटी है वो 3 है। तो 3 लेबल हमारे स्पैम के हैं और नॉन स्पैम के 3 लेबल हैं। तो टोटल हमारे पास 6 लेबल्स हैं। तो इस 6 एंट्रीज के हिसाब से तो वी कैन से कि स्पैम होने का क्या है टोटल प्रायोर प्रोबेबिलिटी 3/6, और उसी तरीके से नॉन स्पैम की भी 3/6 आएगी। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस प्रायोर प्रोबेबिलिटी we need to classify the given email, जो नया email है, we want to classify whether the given new email is a spam email or non spam email. इस चीज को अचीव करने के लिए we'll put our entries into the formula. यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ assumption है independence of feature की, which means कि जो ऑफर है और जो फ्री है, ये ऑफर किस किस मेल में आ रहा है, ये यस है कि नो है, फ्री हमारा यस है कि नो है किसी पर्टिकुलर ईमेल में, दीज टू आर द इंडिपेंडेंट फीचर्स। तो इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए जब भी हम लोगों को इस फॉर्मूले को इंप्यूट करना है प्रायोर प्रोबेबिलिटी के साथ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी कैन से वी विल मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फीचर्स गिवन इन द क्लास। तो हाउ मेनी इंडिविजुअल फीचर्स वी आर हैविंग 2 individual features. The first is offer and the second is free. So we will independently multiply the probability of these 2 features. Next, what we need to do is we need to choose the class. अब हम उस फॉर्मूले को जब इंप्यूट करेंगे हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी और उन वैल्यूज को हम लोग को दोनों के लिए कैलकुलेट करना है। मीन्स वी आर हैविंग 2 लेबल्स, वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर एस मीन्स स्पैम एंड वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्पैम। और इन दोनों प्रोबेबिलिटी में से जो प्रोबेबिलिटी हाई होगी उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग कंसिडर करेंगे और उस क्लास में हम लोग अपने न्यू डेटा पॉइंट को क्लासिफाई करेंगे। सो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी डेटा के सेट के साथ हम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक ईमेल आया है जिसमें ऑफर भी है, जिसमें
फ्री भी है। लेकिन अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास ऑफर है और हमारे पास फ्री वर्ड नहीं है, लेट्स से हमारे पास ऐसा एक ईमेल आया है, नाउ वी वांट टू सी द कैलकुलेशन। तो इसके आधार पे हमको जो है कैलकुलेट करना है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, जो कि कैसे लिखी जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट ऑफर इज इक्वल टू यस कॉमा फ्री इक्वल टू नो। तो इसको हम लोग जो है पोस्टीरियर फॉर्मूले को जो है कंप्लीट करेंगे विद द प्रायोर प्रोबेबिलिटी एंड विद द लाइकलीहुडनेस। तो इसको कंप्लीट करने पे जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, ऑफर, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफर इक्वल टू यस, ये प्रोबेबिलिटी देखेंगे। हमें यहाँ पूरे डेटा सेट में चेक करना पड़ेगा, जहां जहां ऑफर यस आ रहा है और जहां जहां लेबल हमारा एस आ रहा है, ऐसी कितनी एंट्रीज है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसी हमारे पास जहां जहां ऑफर यस आ रहा है, ये हमारे पास लेबल भी यस आ रहा है, ऐसी हमारे पास 3 एंट्रीज हैं इसमें। आगे देखते हैं, जब हम इसी डेटा सेट को, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे इसी डेटा सेट को हम आगे की प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने में इवेल्युएट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज जो हैं आती हैं। अब इन वैल्यूज को वी हैव टू इम्प्यूट। अब इम्प्यूट करने पे जैसे आप देख सकते हो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ऑफर इज इक्वल टू यस कॉमा फ्री इक्वल टू नो, हमें क्या कैलकुलेशन दे रहा है, हमें ये कैलकुलेशन दे रहा है 1/2। सारी वैल्यूज को इम्प्यूट करने के बाद हमारे पास जो स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.5, जैसा कि आप देख सकते हैं, और नॉन स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 है। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज में से 0.5 जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर है। इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारे किसी ईमेल में ऑफर वर्ड आता है और फ्री वर्ड नहीं आता है, तो भी उस ईमेल को हम लोग स्पैम ईमेल में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये है तरीका नेव बायस क्लासिफायर को एग्जीक्यूट करने का विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फॉर्मूला। नाउ विल डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ नेव बायस क्लासिफायर। नेव बायस क्लासिफायर एक बहुत ही सिंपल और इजी फॉर्मूला है जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, और जब भी क्विक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासिफिकेशन की बात आती है तो नेव बायस क्लासिफायर को सबसे आगे रखा जाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉम्प्यूटेशनली ये एफिशिएंट है जब भी लार्ज डेटा सेट को यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं हाई डायमेंशनल डेटा के लिए ये अच्छा बिहेव करता है। इसके आगे इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये हैंडल करता है नॉइसी डेटा को। अगर हमारे डेटा सेट में कोई भी इरेलीवेंट डेटा है तो ये इजीली उसको हैंडल करता है। जितने भी कैटेगोरिकल डेटा है, जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा, उसमें यस नो वाले कैटेगोरिकल वेरिएबल्स थे। सो व्हेनेवर वी आर हैविंग कैटेगोरिकल डेटा, नेव बायस कैन बी अ गुड चॉइस। नेक्स्ट वी विल सी द वीकनेसेस। सबसे पहली इसकी बड़ी वीकनेस है फीचर इंडिपेंडेंस। फीचर इंडिपेंडेंस, हर एक फीचर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट रियल लाइफ में जरूरी नहीं है ऐसा हो। सो समटाइम इट्स नॉट रियल एज पर द रियल वर्ल्ड। सेकेंड इसकी वीकनेस है इसकी एक्यूरेसी लो है कंपैरेटिवली अदर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स जैसे कि एसवीएम, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट। नेव बायस की थर्ड वीकनेस हम काउंट कर सकते हैं जीरो फ्रिक्वेंसी इशू, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और जो इसमें अक्सर क्रिएट होता है। इसमें अगर हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल टेस्ट डेटा सेट में है बट उसका कोई भी ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग डेटा सेट में नहीं है, तो वो जीरो फ्रिक्वेंसी के आधार पर उसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है और वो ओवरऑल हमें जीरो आंसर देता है, एंड दिस कैन क्रिएट अ ट्रबल फॉर फाइनल एफिशिएंसी ऑफ द मॉडल। फोर्थ नेव बायस का जो वीकनेस है वो है इसका अजम्पशन है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, विच इज नॉट रियल इन ऑल द केसेस। एंड लास्ट इसका वीकनेस है कि ये बायसनेस प्रोड्यूस करता है। ये जब भी हमारे पास इम्बैलेंस डेटा होता है, लाइक हमारे पास एक क्लास के सिग्निफिकेंटली ज्यादा एंट्रीज हैं, दूसरे लेवल या दूसरी क्लास की कम एंट्रीज है, तो उस केस में हमारे पास बहुत बार बायस्ड रिजल्ट जो नेव बायस की वजह से आता है।
सो कंक्लूजन में हम लोग बोल सकते हैं कि नेव बेस एल्गोरिदम जो है वो बेसियन थ्योरम पर बेस्ड है और गुड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट, और ये जो है नॉइसी डेटा को हैंडल करती है। हमने इस वीडियो में एग्जाम्पल्स देखे, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी कवर किया। थैंक यू।